एपिसोड 23। कहानी अब आगे। राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनी। आरू रोज की तरह आज भी अपने जगह पर बैठी लैपटॉप में कुछ फाइल की डिटेल्स फील कर रही थी। बाकी के स्टाफ भी अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। अभी समय कुछ 12 बज रहा होगा। तभी आरू के मोबाइल पर कियारा का कॉल आने लगता है। कियारा का नंबर देखते ही आरू थोड़ा खुद में सोचते हुए बोली, कियारा दीदी का कॉल, पर दीदी इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रही है? घर में सब ठीक तो है ना? इतना सोच काफी परेशान हो वो जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए पूछ पड़ती है, हेलो कियारा दीदी, आप इस वक्त कॉल की है, सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। आरू दरअसल उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से कियारा के टूटे फूटे शब्दों को सुनकर आरू का दिल और भी ज्यादा घबराने लगा। अब उसे यकीन हो गया कि जरूर घर में कुछ तो हुआ है और इसीलिए वो बहुत घबराई हुई आवाज में ही बार बार पूछने लगी, प्लीज कियारा दीदी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज जो कुछ भी हुआ है मुझे बताइए ना। देखिए अब आप मुझे डरा रही है। क्या हुआ है और आप क्या बोलने की कोशिश कर रही है? प्लीज बताइए दीदी। आरू उद्धरण चिन्ह। तभी आरू एकदम से बोल पड़ती है, कियारा दीदी आप रो रही है? अरे क्या हुआ है और आप रो क्यों रही है? उद्धरण चिन्ह। आरू आज भाई सुबह सुबह ही घर से काफी हड़बड़ी में निकल गया था। पता नहीं उसे क्या काम आ गया था इतनी सुबह। अभी थोड़ी देरी पहले एम्स हॉस्पिटल से कॉल आया था, उसका एक बाइक से टक्कर हो गया है और उसकी हालत काफी गंभीर है। जैसे ही ये बात कियारा बोलती है उसे सुन आरू के पैरों तले तो जमीन ही घिसक जाती है। उसके आंखों के सामने एक पल में मानो पूरा का पूरा अंधेरा सा छा गया। उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज होने लगी और आंखों से आंसू बह उसके गालों पर आ गए। वो जस का तस बैठी मानो पत्थर की बन गई हो। जब कियारा को दूसरी तरफ से आरू की आवाज सुनाई नहीं दी तो वो थोड़ा रोने की एक्टिंग करते हुए ही बोली, हेलो हेलो आरू, तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? नेहान का एक्सीडेंट हो गया है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये बात मैं घर में सबसे कैसे बताऊं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसीलिए तुम्हें कॉल कर बोल दी। आरू तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, मैं भी घर से निकलती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है दीदी, मिस्टर नेहान को कुछ भी नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोल आरू कॉल कट कर देती है और बिना अपना पर्स लिए तेजी में उठकर ऑफिस से बाहर की तरफ रोते हुए भाग जाती है। उसे इस तरह जाते देख कई स्टाफ पीछे से उससे पूछने की भी कोशिश किए कि उसे अचानक से क्या हो गया, पर वो बिना किसी के जवाब दिए ही निकल गई। वो सड़क पर पागलों के जैसे ऑटो को रोकने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े चली जा रही थी और खुद से बोले भी जा रही थी, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मेरे मिस्टर नेहान को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरे प्यार को मुझसे नहीं छीन सकते हैं भगवान जी। मैं आ रही हूँ मिस्टर नेहान। इधर कियारा जब कॉल रख देती है तो अक्षित काफी खुश मिजाज अंदाज में उससे कहता है, फाइनली ये प्लान काम कर ही गया। वैसे तुमने एक्टिंग काफी अच्छी की है कियारा। तुम्हारे बातों को सुन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो। वेल डन। अक्षित बोले जा रहा था और कियारा एकदम उदास चेहरे लिए बस कुछ सोच में डूबी हुई थी। जब अक्षित नोटिस करता है कि कियारा कुछ सोच रही है तो वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए पूछता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कियारा। अरे तुमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है तो फिर तुम्हारे चेहरे इतने सेब क्यों लग रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर अक्षित, बात वो नहो है। मैं इस बात से खुश हूँ क्या है ये दोनों अपने प्यार का इजहार कर देंगे, पर इन कुछ वक्त में जो आरू की हालत होने वाली है मुझे वो सोच सोच बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैंने जब उससे बोला कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है तो वो एकदम सदमे में चली गई। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। कियारा ये क्या, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? हाँ माना कि आरू को कुछ पल तकलीफ होगी, पर उसके बाद जो खुशी इसे मिलने वाली है वो भी तो इतनी बड़ी है। अब अगर उस खुशी के लिए इतनी तकलीफ होती भी है तो क्या गलत है इसमें? तुम ये सोचो ना कि जब आरू अपने नजरों के सामने निहान को बिल्कुल अच्छा खासा खरी देखेगी तो उसे कितनी खुशी होगी। पर मिस्टर अक्षित, उद्धरण चिन्ह, अब ये पर वर सब रहने दो और चलो उन दोनों की मिलने की खुशी में एक कप चाय तो बनती ही है ना। क्या तुम मुझे एक कप चाय पिला सकती हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत ये सब जानबूझकर बोला ताकि कियारा के चेहरे का वो उदासीपन थोड़ा कम हो सके। तभी कियारा भी के हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, शायद आप ठीक ही रहे हैं। अच्छा आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। आरू रोए जा रही थी और ऑटो को रोकने के लिए सड़कों पर पागलों के जैसे दौड़े जा रही थी। दौड़ते हुए उसके पैर में पहने सैंडल का फीता टूट जाता है जिस वजह से वो लड़खड़ा कर एकदम से गिर जाती है। वो जैसे ही गिरती है उसके कोहनी छील जाते हैं और उसमें से खून बहने लगते हैं। पर इस वक्त उसे अपने जख्म की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बस किसी तरह उठकर वापस से ऑटो रोकने लगी। काफी मुश्किलों के बाद जाकर एक ऑटो उसके सामने आकर रुक गई। वो उसमें बैठते हुए एकदम से रोते हुए ही बोली, पल भैया जितनी जल्दी हो सके एम्स हॉस्पिटल चलिए।
वो ऑटो वाला भी आरू की हालत देख समझ गया कि कोई इमरजेंसी है, इसीलिए पूरी स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। आरू बस अपने दोनों हाथों को जोरदार भगवान से प्रार्थना करे जा रही थी नेहान के लिए, और उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। इधर हॉस्पिटल के बाहर सड़क के दूसरी तरफ एक छोटा सा होटल था जिसका नाम पैराडाइज होटल था। नेहान आज एक सुबह ही वहां पर आ गया था और उस होटल को पूरा बुक कर बहुत ही खूबसूरत तरीकों से उसे गुलाब के फूलों से सजवाया था। जब पूरा सजावट हो गया तो वो एक बार खुद खड़ा हो चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए खुद में ही मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं तुम्हें बताऊंगा मिस टॉपर कि तुम मेरे लाइफ में क्या मायने रखती ही। तुमसे लड़ते लड़ते मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, सब बताऊंगा तुम्हें, बस एक बार तुम यहाँ पर आ जाओ। मैं तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सजावट तुम्हें खुश कर देगी। ये सब सोचकर नेहान की खुशी और भी दोगुनी हुए जा रही थी। इधर आरू जैसे तैसे खुद को संभाले हॉस्पिटल के बाहर आ पहुंची, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी एक 10-12 साल का बच्चा उसके सामने आकर खड़ा होते हुए उसकी तरफ एक कागज का टुकड़ा बढ़ा देता है और बोलता है, दीदी ये आपके लिए है। आरू उस बच्चे को पहचानती तक नहीं थी, इसीलिए उसे बहुत अजीब लगा और वो थोड़ा दुखी लहजे में ही बोली, बेटा आप कौन हो? मुझे नहीं लगता है कि ये मेरे लिए है, शायद आपको किसी और को देने होंगे, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। दीदी मेरा नाम करण है और ये कागज मुझे वो भैया दिए हैं आपको देने के लिए। जैसे ही करण किसी भैया का नाम लेता है आरू को थोड़ा अजीब लगता है। वो पहले तो चारों तरफ अपनी नजरें घुमा देखने लगती है, फिर करण के चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए पूछती है, करण बेटा किन भैया ने आपको ये कागज मुझे देने के लिए बोला है, वो है कहाँ? उद्धरण चिन्ह। दीदी वो सामने जो हॉल है ना वही, और वो भैया है, आप ये कागज ले लो। करण इतना बोल आरू के हाथों में वो कागज थमा वहां से दौड़ते हुए निकल जाता है और आरू बड़ी ही हैरानी से पैराडाइज होटल को दूर से देखते हुए एक गहरी सांस ले अपने हाथों में पड़े कागज को खोलने लगती है। जैसे ही वो उस कागज को खोलती है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इस होटल में मिल जाएगा। मुझे पता है तुम अपने पति को देखने यहाँ पर आए हो, पर उससे पहले प्लीज एक बार यहाँ आ जाओ। वो पढ़ते ही आरू स्तब्ध हो उस होटल को घूरने लगी, और बात चूंकि नेहान के बारे में लिखी थी इसीलिए वो बिना एक भी मिनट रुके तेजी में दौड़ते हुए उस होटल की तरफ चली गई। वो जैसे ही उस होटल के मेन गेट को खोल अंदर अपने कदम रखी एकदम से चारों तरफ अंधेरा हुआ पड़ा देख थोड़ा घबराहट भरे लहजे में आवाज देते हुए बोली, एक्सक्यूज मी प्लीज, यहाँ पर जो कोई भी है मेरे सामने आइए। प्लीज आप कौन है और आपको मेरे हस्बैंड के बारे में क्या पता है? उद्धरण चिन्ह। आरू ये सवाल करते करते अंदर बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। तभी एकदम से उस होटल का दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर चारों तरफ लाइट्स ऑन हो जाती है। चूंकि ये लाइट्स हल्की माध्यम रोशनी वाले थी जो इस होटल की सजावट को और ही ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे, और आरू के ऊपर धीरे धीरे गुलाब के पंखुड़ियों का वर्षा होने लगी। अभी आरू कुछ समझती कर फिर कुछ समझने की कोशिश करती पीछे से एक आवाज ने उसे एकदम से सन्न कर दिए। वो आवाज असल में नेहान के ही थे। वो पीछे खड़ा बेहद ही रोमांटिक अंदाज में बोला, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पीछे ही खड़ा है मिस टॉपर, तुम पलट कर देखो तो सही। ये सुन पहले तो आरू की दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए पीछे पलटकर देखने के लिए मुड़ गई। जैसे ही वो पीछे पलटती है सामने नेहान को बिल्कुल भला चंगा देख उसके आंखें तो एकदम से बड़े बड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू जो अब तक गम में बह रहे थे खुशियों में झरने की तरह बहने लगे। वो एकदम से दौड़ते हुए नेहान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों नेहान के चेहरे को पकड़ देखने लगती है, फिर एकदम से उसके सीने से कसकर लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। पैराडाइज होटल। जैसे ही आरू नेहान को देखती है वो दौड़कर जा उसके सीने से जा लिपटती है और फुट फुट कर रोने लगती है। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी कोई कीमती चीज उसे वापस से मिल गई हो। नेहान को भी बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था आरू को अपने सीने से लगाए। वो धीरे धीरे कर अपने दोनों हाथों से आरू को अपने बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर बस उस एहसास को महसूस कर रहा होता है जो आज से पहले उसे कभी भी नहीं हुआ था। कुछ देर तक रोने के बाद आरू को अचानक से वो एक्सीडेंट वाली खबर का याद आ जाता है, और वो याद आते ही वो एकदम से नेहान के सीने से अलग हो बड़े ही हड़बड़ाते हुए नेहान से पूछने लगी, मिस्टर नेहान आप तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर कियारा दीदी ने तो कॉल करके मुझे बताया था कि आपका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और आप यहाँ एम्स हॉस्पिटल में हैं, पर आप तो बिल्कुल सही सलामत है। इस पर नेहान मुस्कुराते हुए बोलता है, कियारा दीदी ने वो सब मेरे कहने पर तुमसे बोला था मिस टॉपर, मैंने ही उन्हें बोला था ऐसा बोलने को।
अब तुम्हें मैं सीधे सीधे यहाँ और बुलाता तो तुम आने से रही, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा मिस टॉपर कि तुम मेरे एक्सीडेंट वाली बात सुन भागी भागी यहाँ आ गई। जैसे ही ये बात नेहान कहता है, आरू का गुस्सा उस ओर फूट पड़ता है। वो एकदम से अपने दोनों हाथों से नेहान की शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए बेहद गुस्से भरे लहजे में बोल पड़ती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर नेहान मेरे साथ इतनी भद्दी मजाक करने की? आपके लिए ये बस एक छोटा सा मजाक होगा, पर मेरे लिए ये मजाक नहीं था। आपको जरा भी एहसास है कि इन कुछ पलों में मैं कितनी बार मरी हूँ? मैं बस पूरे रास्ते यही प्रार्थना कर रही थी कि आपको कुछ ना हो, और आप बड़े आराम से बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे। आरू इतना गुस्से में थी कि वो नेहान की बात सुनने तक को तैयार नहीं थी। नेहान बार बार उसे अपनी बातें बतलाने की कोशिश कर रहा था, पर आरू उसे मौका ही नहीं दे रही थी। तभी नेहान एकदम से आरू के दोनों कलाई को कसकर पकड़ते हुए जोर से बोल पड़ा, बस मिस टॉपर, अब तुम मेरी सुनोगी? अरे जब से आए हो मुझे एक मौका तक नहीं दे रही हो कुछ भी बोलने का। पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो, फिर तुम भी बोल लेना। नहीं सुननी है मुझे आपकी कोई भी बात, क्योंकि कोई भी बात आपकी इतनी घटिया हरकत को सही साबित नहीं कर सकता है मिस्टर नेहान। आपका मन जो करता है आप वो करते हैं, दूसरों के फीलिंग्स, उनके जज्बात, उसकी तो आपके नजरों में कोई कदर है ही नहीं। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, छोड़िए मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा मिस टॉपर, तुम्हें मुझे जितना मारना हो मार लेना, जो सजा देनी हो दे लेना, पर उससे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। उसके बाद जो तुम कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है मिस्टर नेहान, दिया मैंने आपको मौका बोलने का। बोलिए आपको क्या कहना है। पर हाँ, आपकी बात खत्म होते ही मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकूंगी, और ना ही आप मुझे रोकने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है मिस टॉपर, पर अभी तो तुम मेरी बात सुनोगी ना? इतना कह नेहान आरू के हाथ को छोड़ खुद उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ उसके चेहरे को अपना सर उठा देखते हुए कहता है, मिस टॉपर, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे नफरत हो गया था। मैं ये सोच बैठा कि मुझे मेरे ही पापा से डांट पड़वाने वाली तुम ही हो। फिर हमारी मुलाकात जितनी बार भी हुई तो हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिससे मुझे तुम पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता था, और इसी गुस्से में मैंने तुम्हारे साथ काफी बुरा बर्ताव भी किया। पर पता नहीं मेरे नफरत करते करते कब मेरे दिल को तुमसे प्यार हो गया, कब ये तुम्हारे लिए धड़कने लगा। मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, मैंने ही तुम्हें समझने में बहुत गलती कर दी। मैं तुम्हारे लायक हूँ भी नहीं, पर फिर भी ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे जिंदगी में शामिल कर दिया। लेकिन अब जबकि मैं समझ चुका हूँ कि मेरा सील सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी लाइफ से दूर करो। मिया टॉपर, अब मेरा तुम्हारे बगैर जीना शायद ही संभव है, क्योंकि मेरे जीने की वजह ही तुम बन गई हो। आई लव यू मिस टॉपर, क्या तुम मुझे अपने से प्यार करने का एक मौका दोगी? क्या शामिल करोगी अपने जिंदगी में मुझ जैसे लड़के को? प्लीज मिस टॉपर, ऐसे मत देखो, कुछ बोलो, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। नेहान बहुत ही शिद्दत भरे नजरों से आरू की तरफ देखे जा रहा था, और आरू के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो बस एकटक नजरें झुकाए नेहान के बातों को सुन रही थी। जब नेहान की सारी बातें खत्म हो गई तो आरू बिना कोई जवाब दिए ही तेजी में होटल से निकल गई। नेहान बस पीछे से उसे आवाज दे पूछता ही रह गया, प्लीज मिस टॉपर, बिना मेरे सवालों के जवाब दिए तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। प्लीज मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो। पर आरू उसकी तरफ एक बार पलटकर भी नहीं देखी। आरू के इस रवैये से नेहान के दिल को बहुत ठेस पहुंचा। उसके आंखों में आंसू भर आए और वो अपने हाथ में जो गुलाब के फूल थे उसे देखते हुए बोला, कियारा दीदू ने शायद गलत बोला था, मिस टॉपर मुझसे प्यार नहीं करती है। शायद वो मेरी बातों को सुन और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। पर नहीं मिस टॉपर, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे दोगी। राजपूत हाउस। नेहान शाम में जब घर पहुंचता है तो वो सीधे अपने कमरे में जाने के लिए बढ़ जाता है। पर जब से आरू आई थी उसके उतरे चेहरे को देख देख कियारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वो उससे सामने से जाकर पूछ भी नहीं पा रही थी कि आखिर में बात क्या हो गई। इसीलिए जब उसने नेहान को देखा तो उससे और शांत नहीं बैठा गया। इससे पहले कि नेहान अपने कमरे में चला जाता, कियारा पूरी तेजी में आगे बढ़ नेहान के सामने जा खड़ी हो बोली, भाई तुम आ चल मेरे साथ कमरे में, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। नेहान वैसे तो जानता ही था कि उसकी बहन क्या बात करने वाली है, पर जिस तरह से आरू उसके सवालों का बिना कोई जवाब दिए ही चली गई उससे आओ काफी ज्यादा दुखी था इस वक्त। बस इसीलिए वो इस वक्त कुछ देर अकेला रहना चाहता था। प्लीज दीदू, मुझे पता है कि आपको क्या बात करनी है मुझसे, पर प्लीज इस वक्त मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। मैं इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। इतना बोल नेहान आगे बढ़ाने लगा, तभी कियारा उसका हाथ पकड़ उसे फोर्सफुली अपने साथ अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगी, जिस पर नेहान पीछे से बोले भी जा रहा था,
प्लीज यार दिदू, इस वक्त मैं नहीं बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। जब तक मुझे सारी बातें पता नहीं चल जाती है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाली हूँ। इसीलिए भाई बिना कोई बहस किए चल मेरे साथ। कियारा का कमरा। जैसे ही कियारा नेहान को ले अपने कमरे में पहुंचती है, कमरे में पहले से ही आरू मौजूद होती है। आरू चूंकि अपने कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखती है, इसीलिए वो अभी भी कियारा के कमरे को साफ करने में लगी हुई थी, ताकि उसका ध्यान उन बातों पर जाए ही नहीं जो आज दिन भर उसके साथ हुआ है। पर जैसे ही वो दरवाजे पर नेहान को खड़ा देखती है, उसके चेहरे पर की थोड़ी शांति वापस से गुस्से और नाराजगी में बदल जाती है और वो बिना कुछ बोले तेजी में साइड से कमरे से निकल चली जाती है। उसके इस बर्ताव से कियारा वही खरी नेहान से पूछ पड़ती है, क्या है ये सब भाई? तू तो आज आरू से अपने प्यार का इजहार करने वाला था ना, तो जब से वो घर आई है उसका चेहरा इतना उदास उदास सा क्यों लग रहा है? ऊपर से वो तुझे देखकर इतना अपसेट क्यों हो जाती है? उद्धरण चिन्ह। प्लीज दिदू अभी रहने दो ना। आए अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे बात नहीं करनी है? देख नेहान, मुझे साफ साफ बता कि बात क्या है। क्योंकि मैं जहाँ तक आरू को जानती हूँ वो एक समझदार लड़की है, बिना किसी रीजन के वो इतना गुस्सा नहीं होती है। क्या तूने फिर से? उद्धरण चिन्ह। बस करो दिदू, ये क्या बोले जा रही हो आप? मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो उसे अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करी भी, पर मेरे फीलिंग्स को जानने के बाद ना तो मिस टॉपर ने कुछ बोला और ना ही मुझसे एक बार बात करी। मुझे लगता है शायद आपने जो बोला वो गलत है। मिस टॉपर नहीं प्यार करती है मुझसे, पर जो भी हो, पर उसे कम से कम मुझे कोई जवाब तो देना चाहिए ना दिदू। मशीन बिना उसके जवाब सुने शांत नहीं रहने वाला हूँ। मुझे जानना है कि मिस टॉपर को अचानक से क्या हो गया। आखिर में मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो वो मुझसे इस तरह गुस्सा हुए बैठ गई? मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग्स ही तो बतलाई ना। पर नेहान मेरे भाई, जहाँ तक मुझे पता है आरू भी तुमसे प्यार करती है। मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे इजहार की वजह से तुमसे गुस्सा है। अगर वो इन सब की वजह से गुस्सा नहीं है तो फिर और क्या बात होगी दिदू? मैंने और क्या किया है जो मुझे खुद को नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। अब ये तो मुझे भी नहीं पता है कि आरू किस बात से तुमसे इतना ज्यादा गुस्सा है कि तुम्हें देखना भी नहीं चाहती है। पर कुछ तो और बात है। मुझे लगता है तुम्हें आरू से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसे बात करके ही सुलझाया जा सकता है। आपकी बात ठीक ही है दिदू, पर मिस टॉपर मुझसे बात करने को तैयार हो तब ना। अरे मैं जैसे ही उसके सामने जाता हूँ वो एकदम से वहां से निकल जाती है। अभी अभी आपने देखा ना, ऐसे में मैं कैसे उससे बात कर पाऊंगा? वैसे एक आइडिया है मेरे पास जिससे तुम आरू से बात कर सकते हो नेहान। ये आवाज पीछे से आई, जिसे सुन नेहान और कियारा दोनों एक साथ पीछे पलट देखने लगे। पीछे पलटते ही उन्हें सामने अक्षित खड़ा दिखाई दिया, जिसे देख नेहान थोड़ा हैरान हो पूछ पड़ा, अक्षित तुम? उद्धरण चिन्ह। इस पर कियारा नेहान से बोली, भाई तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर अक्षित को तुम दोनों के बारे में पहले से सब पता है। वैसे मिस्टर अक्षित आप किस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज बताएं। कियारा के पूछने पर अक्षित उसे अपने आइडिया के बारे में बताता है, जिसे सुन नेहान बोल पड़ता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। एक तो पहले से ही मिस टॉपर मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा हुई पड़ी है, ऊपर से अगर मैंने उसके साथ ये सब किया तो मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे काफी प्यार करने का सोचेगी भी। अरे वाह, मेरा भाई इतना समझदार कब से हो गया? वैसे तो हर वक्त तुम्हें यही सब करने में मजा आता था। जब मन किया वो कर दिए, और अब इतना सा करने में इतना डर लग रहा है तुम्हें? यार प्लीज दिदू, आप इस वक्त मेरा मजाक मत उड़ाओ। आपको भी अच्छे से पता है कि ये सब मिस टॉपर को और ज्यादा गुस्सा दिला देगा। अब मिस्टर नेहान, जब प्यार किए हो तो उसमें इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। अक्षित जब ये कहता है तो नेहान भी बोल पड़ता है, बात अगर रिस्क लेने की है तो मैं मिस टॉपर का प्यार पाने के लिए कोई भी रिस्क ले सकता हूँ। तो फिर ठीक है, अगर दिदू आपको लगता है कि ऐसा करने से बात बन सकती है तो मैं ऐसा करूंगा, बाकी देखा जाएगा जो होगा। नेहान इतना बोल अपने कमरे के तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद अक्षित कियारा के चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोलता है, कियारा तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा, तुम देख लेना। आप जैसा बोल रहे हैं भगवान करे वही हो। मैं कब से इन दोनों को मिलाने की कोशिश में लगी हूँ, पर ये दोनों है कि हर बार कोई ना कोई दीवार अपने बीच में खड़ी कर लेते हैं। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। अक्षत ये बोल गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है और कियारा भी अपने कमरे के अंदर आ जाती है। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। सभी घर वाले बिल्कुल गहरी नींद में डूबे हुए थे, पर कोई था जो अब तक जाग रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि नेहान ही था, जो सबके सोने का वेट कर रहा था। जब उसे तसल्ली हो गई कि सब सो चुके हैं तो वो अपने चेहरे पर रुमाल को बांध बड़े ही आहिस्ते भरे कदमों के साथ आगे बढ़े चले जा रहा था।
उसकी नजरें रह रहकर चारों तरफ घूमती और देखती कि कहीं कोई जगह तो नहीं है। इसी तरह धीरे धीरे चलते हुए वो कियारा के कमरे में जा पहुंचता है, जहां पर कियारा पहले से ही दरवाजे को खोल कर रखती है। नेहान अंदर जा बैठ की तरफ बड़ आरू के मुंह पर झट से एक टेप चिपका देता है, ताकि जब वो उसे गोद में उठाए तो वो चिल्ला ना पाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही नेहान आरू को अपने गोद में उठाता है, आरू एकदम से जग जाती है और अपने आप को नेहान की गोद में देख वो पूरी जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है। पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसके मुंह और टेप चिपका हुआ है। इसीलिए वो अपने दोनों हाथों से नेहान पर वार करने लगती है, जिससे नेहान को चोट लगने लगती है और वो धीरे से कहता है, मिस टॉपर, ये तुम क्या कर रही हो? अरे मैं कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करने वाला हूँ जो तुम मुझे इस तरह मारे जा रही हो। यार कियारा दीदू, मिस टॉपर के हाथ उसके दुपट्टे से बांध दो, वरना ये रास्ते भर में ही मेरा काम तमाम कर देगी। नेहान के कहने पर कियारा भी जल्दी से बेड पर रखे दुपट्टे को उठा आरू के हाथ को बांधने लगी और साथ में आरू को देखते हुए बोले भी जा रही थी, सॉरी आरू, मुझे ये सब करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर ये जरूरी है, प्लीज इसके लिए फिर से सॉरी। अच्छा अब जल्दी से नेहान तुम यहाँ से निकलो। ठीक है देदू। नेहान इतना बोल आरू को अपने गोद में संभलाते हुए कहता है, चलो मिस टॉपर, आज तो तुम्हें मुझे मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। इतना बोल वो उस कमरे से निकल हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। इधर कल्याणी जी बेड पर खर्राटे भरते हुए एकदम निश्चिंत हो सोई हुई थी। पर तभी उसके नींद को डिस्टर्ब करने एक मक्खी आ पहुंची। वो मक्खी कभी कल्याणी जी के गाल पर बैठती तो कभी उनके नाक पर। एक दो बार तो उन्होंने मक्खी को आंखें बंद किए हुए ही अपने हाथों से उड़ा दिया। पर जब बार बार वो मक्खी उन्हें परेशान करने लगी तो गुस्से में आकर वो एकदम से बेड पर उठकर बैठ गई और खुद में बोली, ये घर मुझे चैन से जीने ही नहीं देता। दिन भर यहाँ के इंसान मुझे परेशान करते रहते हैं और रात में ये मक्खी, पता नहीं सबको मुझसे क्या दुश्मनी है। चलो अब झूठ उठ गए तो कम से कम 2 घूंट पानी ही पी ले, वैसे भी प्यार लगी हुई है। ये सोच कल्याणी जी बेड पर से उतर जग उठा उससे गिलास में पानी डालने लगी, पर अगले ही पल उन्होंने नोटिस किया कि जग में तो पानी ही नहीं है। ये कमबख्त पानी भी मुझे बिना परेशान किए नसीब कहाँ होती है। अब किचन जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए। गुस्से में ये बोल वो जग ले अपने कमरे से निकल जाती है। तो दोस्तों फिलहाल इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम